सर जी पहली बात तो ये है कि आउटपुट में से इनपुट एडजस्ट करेंगे तो पेबल आ जाएगा। क्या ये इनपुट अगर एडजस्ट नहीं हो सका तो कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा? तो इसका जवाब है ये 6 माह के लिए कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा। पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल, सर जी पेमेंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग वैल्यू ऑफ 50,000। अगर 50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन पे की गई, ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 50,000, अगर 50,000 से ज्यादा की पेमेंट करनी है, फिर बात है ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, 50,000 से ज्यादा की पेमेंट करनी है तो क्रॉस बैंकिंग चैनल के जरिए की जाएगी। 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी जाएगी। एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट में पेमेंट की जाएगी। सारी शर्तें पूरी होना जरूरी है। 50,000 से ज्यादा की पेमेंट है, क्रॉस बैंकिंग चैनल, 180 दिन के अंदर पे करना है, बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट में पे करना है। अगर आपने ये ना किया तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। एक बात और सुन लीजिए, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि आउटपुट टैक्स करते हुए आपने 4% फर्दर टैक्स लगाना है, ये तो पता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं और सप्लाई कितनी कर रहे हैं, 10 मिलियन पर पर्सन पर मंथ या 100 मिलियन पर पर्सन पर मंथ, इस हद तक आप सप्लाई कर रहे हैं तो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि आपके पास एनटीएन या सीएनआईसी होना चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे देखिएगा, अगर आपकी टैक्स इनवॉइस, अगर आप उस बंदे से एनटीएन या अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा और एनटीएन या सीएनआईसी भी नहीं है, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा और एनटीएन और सीएनआईसी भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। कितना? प्रो रेटा बेसिस पर। प्रो रेटा का मतलब होता है जितने परसेंट सेल्स करेंगे, किसको? अनरजिस्टर्ड को, उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करें। यार पॉइंट समझ गए? प्रो रेटा का ये मतलब होता है। अगर रेट चेंज हो जाए, अगली बात, अगर रेट चेंज हो जाए तो क्या होगा? चेंज इन रेट हो जाए तो क्या होगा? टैक्स शैल बी एप्लीकेबल। भैया जिस दिन सप्लाई हुई है उस दिन का रेट लगेगा। अगर इंपोर्ट की है तो किस दिन का रेट लगेगा? जिस दिन गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया है उस दिन का रेट लगेगा। चाहे आपने होम कंजम्पशन के लिए कोई चीज ली है या वेयर हाउस से क्लियर कराई है, जिस दिन गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया उस दिन का रेट लगेगा। बाज़ औक़ात आप गुड्स डिक्लेरेशन पहले प्रेजेंट कर देते हैं, अभी सामान नहीं आया होता, तो वो कहता है कि गुड्स डिक्लेरेशन पहले प्रेजेंट कर दिए, तो जिस दिन मैनिफेस्टो ऑफ द कन्वेंस आ गई, यानी एक्चुअल में सामान आ गया है, वो कन्वेंस पहुंच गई है, उस दिन का रेट लगेगा। और अगर आपने गुड्स डिक्लेरेशन तो प्रेजेंट कर दिया लेकिन अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया और 7 दिन हो गए, if the tax is not paid within 7 days of the presenting of the goods declaration, the tax shall be charged at the rate as is in force on the date on which tax is actually paid. अगर टैक्स पे नहीं किया गया विद इन 7 days of presenting of the goods declaration, the tax shall be charged at the rate as is in force on which the tax is actually paid. अब क्या बातें मैंने कही हैं, कंक्लूड करने लगा हूं। अगर टैक्स रेट तब्दील हो गया, अब कुछ अर्सा पहले 17 से 18 हुआ था ना, तो उस वक्त क्या होगा? जिस दिन सप्लाई की गई है उस दिन का रेट लगेगा, पहली बात।
दूसरी बात, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो किस दिन का रेट लगेगा? जिस दिन गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया उस दिन का रेट लगेगा। अगर आपने गुड्स डिक्लेरेशन पहले प्रेजेंट कर दिया है और अभी कन्वेंस पहुंची नहीं, तो जिस दिन कन्वेंस पहुंचेगी उस दिन का रेट लगेगा। अगर आपने गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट कर दिया लेकिन टैक्स नहीं जमा कराया और 7 दिन हो गए हैं, तो 7 दिन के बाद अब जिस दिन टैक्स जमा कराएंगे उस दिन का रेट लगेगा। सर सेल्स टैक्स कैसे पे करना होता है? कहते हैं अगर इंपोर्ट किया है तो कस्टम ड्यूटी के साथ पे करें, और अगर वैसे सप्लाई है तो रिटर्न के साथ जमा कराएं। किस तरह जमा कराएं? जैसे कस्टम ड्यूटी पे किया है वैसे पे कर दें इंपोर्ट किया है तो, और अगर रिटर्न के साथ जमा कराना है तो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस एंड नेशनल बैंक की वहां पर आपको टैक्स जमा कराना होता है। आउटपुट टैक्स क्या है? सर सप्लाई पे जो टैक्स चार्ज होता है वो आउटपुट टैक्स होता है, हमने ये आपको बता दिया है। बहरहाल एक चीज बड़ी कीमती है और वो ये है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी अगर सेल्स टैक्स के तरीके से लगे तो वो भी आउटपुट टैक्स। फेडरल एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स के तरीके से लगे तो वो भी आउटपुट टैक्स है। सेल्स करेंगे वो भी आउटपुट टैक्स है। सर्विसेज देंगे वो भी आउटपुट टैक्स है। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स नहीं है, लेकिन अगर ये सेल्स टैक्स मोड में लगे तो वो भी आउटपुट टैक्स है। सेम इसी के ऑपोजिट कर लो, इनपुट टैक्स। सर जो चीजें खरीदी वो इनपुट टैक्स है, जो चीजें इंपोर्ट की उस पर इनपुट टैक्स है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स मोड में पे की वो भी इनपुट टैक्स है, जो सर्विसेज खरीदी वो भी इनपुट टैक्स है। तो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स एक दूसरे की फोटोकॉपी है, सिर्फ इनपुट टैक्स में एक इंपोर्ट की बात इजाफी आती है। सर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, इसकी डिस्कशन मैं सोच रहा हूं जब वो कराऊंगा तब करवा लूं। ये न्यूमेरिकल वाली कुछ बातें हैं। इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल, हाँ सर जी, ये जो अभी मैंने आपको बातें बताई हैं, इसके बाद कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक ज़्यादा न्यूमेरिकल से हैं, जो मैंने प्लान किया था कि ये वाली बातें मैं आपको कल बता दूंगा। अलबत्ता इसका यूनिट नंबर 4 निकाल लीजिए। मैंने इसका यूनिट 3 खास तौर पे रोक लिया है। क्यों? क्योंकि कल जब मैंने आपको न्यूमेरिकल की बातें बतानी है उसमें फिर ये वाली बातें साथ कवर हो जाएंगी। यूनिट नंबर 4 है रीफंड। क्या इनपुट टैक्स रीफंड हो जाता है? यस। कब होगा? जब आप रीफंड क्लेम करेंगे उसके 45 दिन के अंदर अंदर। और अगर इजाफी अगर आप सप्लाईज कर रहे हो और इनपुट टैक्स हो तो वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है 45 डेज के लिए, और इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा टू द नेक्स्ट पीरियड एंड शैल बी ट्रीटेड एज इनपुट टैक्स फॉर दैट पीरियड। The excess amount of input tax shall be refunded to the registered person not later than 45 days of filing of refund claim. The board may prescribe the procedure for refund of excess input tax against other taxable suppliers. सर जी आपको जो अगली बात बतानी है वो ये है कि अगर किसी बंदे का रीफंड मिलता है और उसकी कस्टम ड्यूटी भी वापस मिलनी है उसको, तो वो कहता है कस्टम ड्यूटी के साथ ही रीफंड मिल जाएगा। कस्टम ड्यूटी वापस मिलने को कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। तो वो रीफंड के ड्यूटी ड्रॉबैक्स के साथ रीफंड भी मिल जाएगा। एक अहम बात ये है, अगर आपका रीफंड बनता है 100 रुपये और आपकी पेनल्टी बनती है 10 रुपये, तो वो कहता है 10 रुपये एडजस्ट करने के बाद बकाया 90 रुपये की आपको रिफंड मिलेगा। यानी अगर कोई पेनल्टी होगी तो वो रिफंड के साथ एडजस्ट हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनपुट टैक्स क्लेम किया गया और पता चलता है कि ये 2 नंबरी की गई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है और ये कार्रवाई 60 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट होगी। लेकिन अगर असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का बंदा इंक्वायरी शुरू कर दे तो ये इंक्वायरी 120 दिन तक चलेगी, और अगर बोर्ड इंक्वायरी शुरू कर दे तो 9 मंथ तक ये केस चल जाएगा। सर ये 4.1 में सारी बातें थी। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आप लोग पहले
इनकम टैक्स में भी देखा हुआ है वही है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है? If a person fails to file a sales tax return in response to a notice or does not produce requested accounts, अगर कोई बंदा रिटर्न फाइल नहीं कर पाता in response to a notice or does not produce requested accounts, अब कोई बंदा रिटर्न नहीं फाइल कर पाता या रिक्वेस्टेड अकाउंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाता कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को, तो फिर वो तंग आगे क्या करेगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेगा और साथ उसके पेनल्टी भी लगाएगा। तो भाई बात यह है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आती ही तब है जब टैक्स पेयर खुद आपको कवायफ ना दे या रिटर्न जमा ना करवाए। अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के 60 दिन के अंदर अंदर अगर एक बंदे ने वो वाला टैक्स अदा कर दिया है तो टैक्स वालों को कोई नाराजगी नहीं, टैक्स वाले कहते हैं ठीक है। अब अगली बात यह है कि अगर किसी बंदे ने किसी भी वजह से टैक्स नहीं जमा कराया, टैक्स कम जमा कराया, रिफंड ज्यादा क्लेम किया है या इनपुट टैक्स वो क्लेम किया जो उसका नहीं बनता था, तो कमिश्नर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। कब तक? 5 साल तक। जिस साल उसने रिटर्न जमा कराई है, रेलिवेंट डेट जो है 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, जब उसने रिटर्न जमा कराई है उसके 5 साल तक वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को शो कॉज नोटिस दे सकता है और डिटेल से उसको चेक कर सकता है। अच्छा जी, अगली बात आ गई, अगर आपने कम टैक्स जमा कराया है तो एफबीआर वाले के पास क्या पावर है? आपके प्रेमिसेस को सील करने की पावर है। आपके प्रेमिसेस को सील करने की पावर है। वो कहता है where a registered person pays the amount of tax less than the tax indicated in the return, the short amount of paid along with the default surcharge recover कैसे होगा? प्रेमिसेस को सील कर देंगे। और क्या होगा? बैंक अकाउंट्स अटैच कर देंगे। बैंक अकाउंट्स अटैच कर देंगे। सर ये वाला एरिया जो इसका 4th यूनिट है, असल में ये भी प्योरली क्रैमिंग बेस्ड है, इसमें से न्यूमेरिकल कुछ खास नहीं आता। रिटर्न और रिकॉर्ड की बात करने लगा। सर जी जो सेल्स टैक्स है ना, इसमें हर महीने रिटर्न जमा करानी होती है, मंथली रिटर्न है। कुछ लोगों को एफबीआर वाले कहते हैं तो उन्हें क्वार्टरली रिटर्न भी जमा करानी पड़ती है और कंपनीज के लिए लाजिम है कि वो एनुअल रिटर्न जमा करवाएं। मैं रिटर्न के टॉपिक को नॉर्मली इस स्लाइड इसके साथ डिस्कस करता हूं। यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए मंथली रिटर्न जमा करानी है, जो कब तक करानी होती है? 15 तारीख तक। अगर आप ई रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 15 तारीख तक टैक्स जमा कराएं और 18 तारीख तक रिटर्न फाइल कर लें। स्पेशल रिटर्न तो जब कमिश्नर के तभी जमा करानी है। फाइनल रिटर्न जब बंदा डी रजिस्टर हो तब जमा करानी होती है। एनुअल रिटर्न हर साल कंपनीज, प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज को जमा करानी होती है और क्वार्टरली रिटर्न जो है वो जिसको कमिश्नर कहते हैं उसको जमा करानी होती है। रिटर्न का क्रक्स ये है। रिकॉर्ड क्या होता है? सर रिटर्न के बाद से अगर मैं कोई और बात करूं तो ये वाली बात मेरे ज़हन में है कि रिवीजन ऑफ रिटर्न को जरा डिस्कस कर दो। ऑल दो इनकम टैक्स में भी मॉडल यही है, आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, 120 दिन के अंदर रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने रिटर्न 60 दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर दी तो फिर कमीशन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और जब रिटर्न आपने वॉलंटरीली रिवाइज कराई है खुद तो कोई पेनल्टी नहीं है। अगर ऑडिट के नोटिस पे रिटर्न रिवाइज करेंगे तो 25% पेनल्टी, और अगर शोकॉज नोटिस पे रिटर्न रिवाइज करेंगे तो
100% पेनल्टी, 100% पेनल्टी। यहाँ इनकम टैक्स में 50% होती है, सेल्स टैक्स में 100% होती है। रिवीजन ऑफ रिटर्न वाली बात हमने नहीं डिस्कस की थी, बाकी बातें तो मोर और लेस हो गई हैं, इस समरी के अंदर आ रही। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड तो वो सबूत है जो आपने अपने पास रखना है। सेल का सबूत, परचेज का सबूत, इंपोर्ट का सबूत, एक्सपोर्ट कितनी है, एग्जाम्ड कितनी है, इन्वेंट्री का सबूत, बैंक्स की स्टेटमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स, रेंटल एग्रीमेंट्स, ये सारे सबूत जो आपने बिजनेस के अपने पास रखे होते हैं, इनकम टैक्स के लिए भी ये ज़रूरी होते हैं और सेल्स टैक्स के लिए भी ये ज़रूरी होते हैं। ये रिकॉर्ड कितने अरसे तक आपने अपने पास रखने होते हैं? सर जी ये रिकॉर्ड, इसकी मुद्दत 6 साल है, 6 साल तक आपने ये रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखने हैं। कहाँ पर रखने हैं? अपने बिजनेस प्रेमिसेस में रखने हैं, बिजनेस प्रेमिसेस में रखने हैं ये वाले रिकॉर्ड। और अगर कोई कंपनी है जिसने सेल्स टैक्स की बात करें कंपनी के वाले से, तो वो कहता है वो इस रिकॉर्ड के अलावा फाइनल अकाउंट्स जो कि ऑडिटेड बाय ऑडिटर होंगे वो भी अपने पास महफूज रखने हैं, ये वाली बात कही गई। अच्छा जी, आपको बताता चलूं कि इन सेल्स टैक्स की इनवॉइस सिर्फ वो बंदा इशू कर सकता है जो खुद रजिस्टर्ड हो। अब कोई बंदा रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। अगर आप जिस बंदे को सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है तो उसका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका CNIC या NTN नंबर लिख दें। लेकिन ये इशू सिर्फ वो करेगा जो खुद रजिस्टर्ड होगा, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। 6 साल तक आपने अपना ये सारा रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखना है। अगर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही हो तो कानूनी कार्रवाई के खत्म होने के, अगर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है तो कानूनी कार्रवाई जब तक खत्म नहीं होती तब तक रिकॉर्ड आपने अपने पास महफूज रखना है। ऑडिट ऑफ सेल्स टैक्स अफेयर्स, क्या सेल्स टैक्स का भी ऑडिट होता है? जी भाईजान, सेल्स टैक्स का ऑडिट होगा जो कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का बंदा करेगा, और उसके पास पावर होगी कि वो भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और डिटेल से सारे को ऑडिट करे, और कोई फाइनल रिपोर्ट देने से पहले वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ज़रूर दे देता है, और उसके अलावा वो बड़ी डिटेल से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है आपसे, और फिर बताएगा, रिकैलकुलेट करके देखेगा कि आपने इनपुट टैक्स सही निकाला है, आउटपुट टैक्स सही निकाला है, रिफंड सही निकाला है, और ये भी देखेगा कि आपकी कंपनी में सेल्स टैक्स चोरी का रिस्क कितना है। और फाइनली जब वो ऑडिट रिपोर्ट दे देगा तो वो फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या वजह थी कि आपने कम जमा कराए। आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि आपने टैक्स क्यों जमा कराया, इसका टैक्स कम क्यों जमा कराया, इसका जवाब दीजिए। और याद रखना वो ऑडिट पिछले 6 साल में से किसी पीरियड का कर सकता है, 6 साल से पुराना ऑडिट नहीं कर सकता। आप गौर कीजिए, रिकॉर्ड के लिए भी उसने 6 साल ही कहा है और ऑडिट के लिए भी उसने 6 साल ही कहा। अच्छा जी, उसके बाद ड्राइंग ऑफ सैंपल्स की बात है। तो भाई जब आप सैंपल्स ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे सैंपल्स को, तो वो क्यों लेंगे आप? FPR वाला बंदा सैंपल ड्रॉ करेगा ताकि वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमिन कर सके, ऐसा ही है ना। तो उसने कहा है द ऑथराइज्ड पर्सन if consider is necessary may take a sample of any goods for the purpose of determining the tax liability। आपने सैंपल ड्रॉ करना है ताकि आप टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमिन कर सकें, ताकि आप गुड्स को एस्टैब्लिश कर सकें। जो बंदा सैंपल ड्रॉ करेगा वो जिससे सैंपल लेगा उसके साइन करवाएगा और बाकायदा रिसीविंग देगा कि मैंने ये सैंपल ड्रॉ किया है। अगर आप शुगर मिल में गए तो 1 किलो सैंपल काफ़ी है, 1 किलो चीनी ली, उसकी वैल्यू डिटरमिन करने के लिए उसका सैंपल ड्रॉ कर ली। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई उतना ही सैंपल ड्रॉ करेंगे जितना रिक्वायर्ड है, जितनी मिनिमम क्वांटिटी है।
सैंपल लेने वाला बंदा भी साइन करा के सैंपल लेगा, सैंपल देने वाला बंदा भी साइन करके सैंपल देगा और रिसीविंग लेगा। ये मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए सैंपल की। उसके बाद ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट आ गया। एसोसिएट के दरमियान जो ट्रांजैक्शन होती है इसको भी फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा और उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई फेयर मार्केट वैल्यू होगी, ना कि वो वैल्यू जिस पर वो ट्रांजैक्शन की गई। सर ये मेनली जो मेरा आज का टारगेट था वो था थ्योरेटिकल पार्ट को हाईलाइट करना। अगर आप मुझसे पूछें तो इसकी डेफिनेशन जो मैंने सबसे पहले कराई वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग, डी रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, ये वाला एरिया जो है इसको रट्टा लगाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर आप ये बात करें, उसके बाद चैप्टर नंबर 18 में अक्सर चीज़ें उसका ताल्लुक न्यूमेरिकल से है। मैंने उसको आज इससे नहीं कराया कि कल साथ के साथ ही मैं आपको वो चीज़ें डिस्कस कराऊंगा और साथ ही उसको अप्लाई करके भी बता दूंगा कि भाई इनपुट टैक्स कब एडमिसिबल होता है और कब एडमिसिबल नहीं होता। मेनली मैंने दो बातें छोड़ी हैं, एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डिटेल है, एक जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, एक जो इनपुट टैक्स कब इनएडमिसिबल होता है, ये वाली बातें सारी हमारे काम आती हैं। एक अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट, ये जो सारी बातें हैं ये वाली बातें मैंने आपको कल बतानी है, तो पहले ये वाली सारी बातें बताऊंगा और उसके बाद न्यूमेरिकल का फॉर्मेट और फिर न्यूमेरिकल की डिस्कशन आपके साथ की जाएगी। डन हो गया सर जी। 17th चैप्टर थ्योरेटिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया, उसको सबसे पहले तैयार कीजिए। 18th चैप्टर न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, 19th चैप्टर रिलेटिवली लेसर इंपॉर्टेंट है इन दोनों के मुकाबले में। लेकिन बहरहाल 3 तो चैप्टर हैं जिसमें से 30 नंबर का पेपर आना है, 25 से 30 मार्क्स का। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आपको कोई चीज़ भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस, सेल्स टैक्स की न्यूमेरिकल को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।